हेलो साथियों, कैसे हैं। सुयान एकेडमी में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और फर्स्ट ग्रेड सीरीज की जो हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज है, इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की आज हम लास्ट जो हमारा टॉपिक है उस पर चलेंगे। ठीक है। और ये जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है हमारा, वो मैंने आपको पहले से ही कहा था कि ये जो है पीजी का पोर्शन मैक्सिमम आपका रहेगा। यूजी में थोड़ा सा है, लेकिन मैक्सिमम जो पोर्शन है वो कौन सा है, पीजी का है। ठीक है। और टॉपिक क्या है आज का हमारा, वो है मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है। टॉपिक हमारा है मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है। तो मैक्सवेल इक्वेशन जो है ये हमें क्या बताती है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे हमने ये कुल मिला के आप मान लीजिए हमने जो अभी तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो पढ़ी है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वगैरह जो है, इन सबका जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है हमारा मैक्सवेल इक्वेशन है। ठीक है। क्योंकि इसमें हम जो हमारा मैक्सवेल इक्वेशन की हम बात करें तो पहली मैक्सवेल इक्वेशन आप जानते हैं कौन सी है। जो पहली मैक्सवेल इक्वेशन है वो डाइवर्जेंस ई इक्वल टू, ठीक है, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डाइवर्जेंस ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर मान लीजिए इसको मैं किस तरह से लिखूं, इंटीग्रल फॉर्म में लिखूं, तो डाइवर्जेंस का इंटीग्रल फॉर्म में अगर हम देखते हैं क्या करना पड़ता है, एरिया इंटीग्रल की फॉर्म में। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल जो फॉर्म है वो हमारी हो जाएगी इस तरह से। और इधर जो है क्योंकि रो है तो ये हो जाएगा हमारे पास रो डी वी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन क्या है, ये है हमारी इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है। और ये क्या थी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये कहाँ से आई थी, तो ये आई थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हमने गाउस का लॉ पढ़ा था उससे। ठीक है। तो पहली इक्वेशन किससे आती है मैक्सवेल की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के गाउस के इक्वेशन से। ठीक है। दूसरी जो इक्वेशन आती है वो क्या आती है, डाइवर्जेंस बी। दूसरा क्या आता है, डाइवर्जेंस बी इज इक्वल टू जीरो। और अगर मैं इसको फिर से इस तरह से लिखना चाहूँ इंटीग्रल फॉर्म में, तो इंटीग्रल फॉर्म में क्या होता है, ये जीरो। ठीक है। दोनों फॉर्म है अपने, ये डिफरेंशियल फॉर्म है और ये क्या है इसकी इंटीग्रल फॉर्म है। ठीक है। तीसरी इक्वेशन ये कहाँ से आती है, ये आती है गाउस लॉ फॉर मैग्नेटोस्टैटिक्स। ठीक है। जो मैग्नेटोस्टैटिक्स है उसके लिए हम गाउस लॉ जो लगाते हैं उससे ये इक्वेशन आती है। ठीक है। तीसरी इक्वेशन जो आती होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, जो अभी जस्ट हमने थोड़े लास्ट जो 2-3 वीडियो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़े थे। ठीक है। वहाँ से जो हम एप्सिलॉन को डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो वहाँ से क्या आता है, वो आता है कर्ल ई। ठीक है। कर्ल ई इज इक्वल टू क्या आता है, माइनस डेल बी ओवर डेल टी, है ना, माइनस डेल बी ओवर डेल टी। अगर टाइम वेरिंग फील्ड है, ये क्या है स्टैटिक फील्ड, और ये क्या है, अगर फील्ड टाइम वेरिंग है तो टाइम वेरिंग फील्ड के लिए हम इक्वेशन कौन सी लिखते हैं, ये लिखते हैं। ठीक है। इंटीग्रल फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, इंटीग्रल फॉर्म में जो है वो हो जाएगा कि देखो कर्ल है तो कर्ल है, इसका मतलब क्या हो रहा है, लाइन इंटीग्रल। ठीक है। लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का किसके है, माइनस डेल ओवर डेल टी बी। ठीक है। और ये चलेगा इसके साथ एरिया इंटीग्रल के साथ। ठीक है। इसके साथ एरिया इंटीग्रल के साथ में। ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सरफेस, ये भी कौन सा है सरफेस, ये भी सरफेस, और ये कौन सा है वॉल्यूम इंटीग्रल, ये कौन सा है लाइन इंटीग्रल। ठीक है। एस मतलब सरफेस, वी मतलब वॉल्यूम, एल मतलब लाइन इंटीग्रल। ठीक है। तो आपको ये देखिए नॉर्मली क्या होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल को हम 3 उसमें लिखते हैं, है ना, क्योंकि इसके 3 जो वेरिएबल हैं वो चेंज हो रहे हैं, है ना। इसी तरह से एरिया इंटीग्रल में 2 वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, तो लिखने का तरीका है वो सिर्फ, है ना। अगर हम सिंगल इससे दे रहे हैं इसका मतलब भी क्या है, हम अल्टीमेटली 2 इंटीग्रल करने वाले हैं, 2 वेरिएबल के एस्पेक्ट में इंटीग्रल करने वाले हैं। ठीक है। वॉल्यूम इंटीग्रल में लिखा मैंने एक में ये, वैसे इसको कैसे लिखा जाता है, ट्रिपल इंटीग्रल लिखा जाता है, जो आप मैथ्स में पढ़ते हो। लेकिन आप वेल नोन है कि अगर वी लिखते हो इसका मतलब वो ट्रिपल इंटीग्रल ही है, एस लिख देता हूँ इसका मतलब, या फिर मैं बोल देता हूँ कि वॉल्यूम इंटीग्रल है, इसका मतलब 3 बार डिफरेंशियल इंटीग्रल होगा 3 वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, और सरफेस में 2 के, लाइन में 1 के रेस्पेक्ट में। ठीक है। ये इक्वेशन कहाँ से आई, अभी आपको बताया था, ये आई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। ठीक है। तीसरी इक्वेशन नहीं सॉरी चौथी इक्वेशन है वो कौन सी है, वो एम्पियर लॉ से आती है। कहाँ से आती है, एम्पियर लॉ से आती है। ठीक है। अब ये इक्वेशन क्या है, तो कर्ल ऑफ बी, कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू, ये होता है हमारे पास म्यू नॉट। ठीक है। कर्ल ऑफ बी, इसमें क्या है, इसमें जो है एम्पियर लॉ में जाओ क्या है, करंट आती है आपके। ठीक है। जैसे तो करंट है, इसका मतलब यहाँ पे जो हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं इसका, कर्ल जो ले रहे हैं इसका, ये किसके होगा, जे। यहाँ से क्या डिफाइन करना हमें, जे। अभी हम देखेंगे आगे जे से हम एक चीज और डिफाइन करेंगे, है ना, अभी मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, म्यू नॉट जे। एक और मैं टर्म यहाँ से लूंगा और वो क्या लूंगा, प्लस के अंदर एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट डेल ई ओवर डेल टी। ठीक है। डेल ई ओवर डेल टी, ये जो एक्स्ट्रा टर्म आ रही है यहाँ पे, है ना, ये टर्म जो आ रही है वो क्या आ रही है, एक्स्ट्रा टर्म आ रही है, ये कहाँ से आ रही है। ठीक है। तो आप देखिए कि हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी थी, तो एक टर्म तो कहाँ से आ रही है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, कि अगर मान लीजिए ये पढ़िए ना आपने, प्लस
डेल रो ओवर डेल टी इक्वल टू 0। ठीक है, आपके पास क्या है, एक तो सोर्स है, इधर से क्या है, एक सोर्स है, सिंक है। सोर्स सिंक की इक्वेशन हम बनाते हैं कि जो आपका ये रो जो है वो टाइम के साथ में चेंज हो रहा है, तो कुछ इस तरह से हम इक्वेशंस को लिखते हैं। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किसके लिए, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किसके लिए है, ये है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर चार्ज के लिए कह सकते हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड है उनके लिए हम इक्वेशंस कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा टर्म आ रही है इसका मतलब क्या है, इसको समझना आपको पहले तो। ठीक है, तो एक चीज बताइए कि जहां पे मान लीजिए जहां करंट फ्लो नहीं कर रही है और मान लीजिए वहां फील्ड चेंज हो रहा है, जहां पे करंट फ्लो नहीं कर रही है, चलो एक बार तो मैं इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिख देता हूँ, फिर उसके बाद इसी पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है, कि इक्वेशन कैसे आती है, एक्स्ट्रा टर्म जो है वो क्यों आती है, इसे मैक्सवेल करेक्शन भी कहते हैं, है ना। तो वो करेक्शन क्यों होता है ना, संशोधन जो है वो क्यों होता है, तो यहाँ से हम देखते हैं। तो इस इक्वेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, कर्ल है तो क्या आएगा, लाइन इंटीग्रल। ठीक है, क्लोज लाइन इंटीग्रल किसका, इस फील्ड का, इधर से क्या आ जाएगा, जे, जे है तो किस में कन्वर्ट कर देंगे इसको, एरिया इंटीग्रल में, क्योंकि जो आपका करंट है उससे मुझे मतलब है ना, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सीधा सीधा अगर मैं इसको एक तो करंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है, या फिर इसको क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ म्यू नॉट जे डी ए। ठीक है, एरिया इंटीग्रल। देन उसके बाद में यहाँ से, तो यहाँ से फिर से क्या बनेगा इसका, क्योंकि दोनों तरफ एरिया इंटीग्रल लूंगा, है ना, तो ये भी क्या बन जाएगा, एरिया इंटीग्रल का इक्वेशन, म्यू ये कांस्टेंट है और डेल ई ओवर डेल टी डी। ठीक है, तो ये मेरी इक्वेशन बनेगी। आगे इसको और सॉल्व करना चाहिए तो इसको भी आगे लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो कि ये जो है किसके इक्वल होता है, रो के इक्वल होता है। ठीक है, तो फिर से आपको रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा यहाँ से। ये किसके इक्वल होता है, ये होता है करंट के इक्वल। तो यहाँ से आप एक चीज और लिख सकते हो कि म्यू जीरो आई एनक्लोज, करंट कौन सी, जो इस एरिया को एनक्लोज कर रही है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट डेल ई ओवर डेल टी डी, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो कुल मिला के आपके पास ये आपके पास 4 मैक्सवेल इक्वेशन है जिनको आपको याद रखना, और याद रखने का मतलब आप पढ़ चुके हो सारी की सारी चीजें। ठीक है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं हमने पढ़ रखी है। ठीक है, क्योंकि जब जो अभी तक हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में पढ़ा है, बस उसको एक साथ हमने इस तरह से लिख दिया, जो है हमारे पास फील्ड जो है उन फील्ड का डाइवर्जेंस, दो ही फील्ड है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो करंट है उसको हम किस तरह से लिखते हैं, ये हमारे पास कुल मिला के मैक्सवेल इक्वेशंस आ जाती है। ठीक है, अब बात किसकी करनी है, बाद में अभी बता रहा था इस वाले केस की, है ना, तो इसको मैं वापस ले लेता हूं एक बार कि ये इक्वेशन कहां से आती है। ये जो एक्स्ट्रा टर्म है ये हमारे पास कहां से, उसकी मैं बात करता हूं। तो सबसे पहले आप एग्जांपल लीजिए किसका, जो आप पढ़ते हुए आए हैं, कैपेसिटर का ना, कैपेसिटर हम पढ़ने वाले भी हैं। नेक्स्ट हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो स्टार्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो है कुल मिला के 3-4 वीडियो के बाद हम एक बार पूरा का पूरा 1 या 2 वीडियो कैपेसिटेंस पे ही बनाएंगे कम्प्लीटली, है ना। तो कैपेसिटर में क्या होता है, ये इस तरह का आपका कैपेसिटर है। सपोज कर लीजिए मैं क्या करता हूँ, इसको एक बैटरी से जोड़ देता हूँ। ठीक है, 20 वोल्ट की बैटरी से, ये आपका स्विच है। तो क्या होता है, इधर से करंट फ्लो करती है, उस करंट की वजह से इस पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, और इस पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज, इक्वल, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, इस पे प्लस क्यू चार्ज आ गया, इस पे माइनस क्यू चार्ज आ गया। अब आप एक चीज बताइए, जब तक कि कैपेसिटर कंप्लीट फुल चार्ज नहीं होगा तब तक इसमें करंट फ्लो करती है ना। कैपेसिटर की चार्जिंग की इक्वेशन हम पढ़ते हैं, है ना, और पढ़ेंगे भी सही यहाँ पे भी, कि जब तक कि कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज नहीं होता है, फुल्ली चार्ज नहीं होता है, तब तक क्या होता है कि तब तक जो है इसमें करंट फ्लो करती रहती है। अब मुझे बताइए, कोई भी करंट अगर फ्लो करती है, कोई भी करंट जो है वो फ्लो करती है, तो उसके लिए क्या जरूरी है, क्लोज ऑर्बिट, ऑर्बिट क्या, सॉरी, क्लोज सर्किट होना चाहिए। ये क्लोज दिखता है क्या सर्किट आपको, जब कैपेसिटर हम बनाते हैं तो क्या कहते हैं कि 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, 2 प्लेट लेते हैं, उन दोनों को एक दूसरे के पास पास रखते हैं और टच नहीं होते, तो इसका मतलब बीच में क्या है, कोई मीडियम है क्या बीच में, एयर है। एयर क्या है, एयर में करंट फ्लो कर सकती है क्या डायरेक्टली, नहीं कर सकती। या फिर आप क्या डालते हो यहाँ पे, पराविद्युत इलेक्ट्रोलाइट डालते हो। ठीक है, उससे भी क्या होता है, सॉरी डाइलेक्ट्रिक डालते हो, डाइलेक्ट्रिक से भी क्या है, उसमें से करंट फ्लो कर सकती है क्या, उसमें भी क्या है, जो चार्ज है वो क्या होते हैं, बाउंड चार्ज होते हैं। ठीक है, फ्री चार्ज नहीं, तो इसका मतलब चार्ज फ्री मूव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या डिसकंटिन्यूटी है ना भाई, इस सर्किट में क्या है, डिसकंटिन्यूटी, सर्किट कंप्लीट ही नहीं है। तो जब सर्किट कंप्लीट नहीं है तो करंट फ्लो करी कैसे, जब सर्किट ही कंप्लीट नहीं है तो करंट फ्लो करनी चाहिए क्या, नहीं करनी चाहिए, फिर भी करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, फिर भी क्या हो रही है, करंट जो है वो फ्लो कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है। यह क्या हो रहा है, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर आप इसकी इक्वेशन देखते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इसका मतलब वहाँ क्या फ्लो होगी, करंट जो है वो इसके इक्विवेलेंट मान लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लीजिए फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब वो क्या, इक्विवेलेंट टू करंट।
ठीक है। डायमेंशनली भी देख लेंगे, म्यू नोट वगैरह तो लगाना है, एप्सिलॉन नोट वो सारी लगा देंगे। सिर्फ आपको दिमाग में क्या रखना है कि ये जो है ये क्या होता है, करंट का इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, किसके इक्विवेलेंट होता है ये, करंट के इक्विवेलेंट होता है। यहाँ किसकी वजह से करंट फ्लो कर रही है, इसकी वजह से, और इसको हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट ई को क्या बोलते हो, डी। एप्सिलॉन नॉट ई को क्या बोलते हो, डी। डी मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आगे शॉर्ट करूँ तो क्या लिखूंगा, डेल टी ओवर डेल डी ओवर डेल टी। तो किसके इक्वल होगा, करंट के, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में अगर आपके पास टाइम के साथ अगर चेंजेस हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब सीधा सीधा है कि वहाँ पे क्या फ्लो करेगी, करंट फ्लो करेगी। ठीक है, सर्किट पूरा होना जरूरी नहीं, इसमें क्या हो रहा है, टाइम के साथ जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, उस वजह से क्या हो रहा है, ये आपकी करंट फ्लो कर रही है इसके अंदर। ठीक है, आगे समझ में। तो जो एक्स्ट्रा टर्म आ रही है कि एक टर्म तो कौन सी है कि डायरेक्ट अगर करंट फ्लो कर रही है तो हमने क्या, एम्पियर फ्लो से क्या देखते हैं, एम्पियर फ्लो से अगर डायरेक्ट करंट फ्लो करती है तो हमारे पास ये आ रहा था वहाँ पे, है ना, सॉरी ये इक्वेशन आ रही थी कि आपके पास करंट, लेकिन मान लीजिए करंट जीरो है ना, J इज इक्वल टू जीरो है। ठीक है, J इक्वल टू जीरो, लेकिन इस तरह की कंडीशन है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चेंज हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, इसलिए वो जो है वो एक्स्ट्रा टर्म आती है। ठीक है, ये एग्जाम आप दिमाग में रखेंगे। इंटरव्यू के अंदर जब भी आप कहीं जाते हैं तो इंटरव्यू में आपको ये पूछा जा सकता है कि कैपेसिटर जो है वो दोनों एक दूसरे के भाई कंप्लीट मतलब क्लोज ही है। ठीक है, बीच में क्या है, डिसकंटिन्यूटी है, आप आपस में जुड़े हुए नहीं है तो क्लोज सर्किट हुआ ही नहीं। जब सर्किट क्लोज नहीं हुआ तो उसमें करंट फ्लो क्यों कर जाती है, तो उसका रीजन आपको ये वाला देना है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या होगी, हमारी मैक्सवेल की जो है चारों इक्वेशंस मैंने आपको लिखवा दी है, ये आपको डायरेक्टली पूछी जा सकती है। ठीक है, अब इस मैक्सवेल इक्वेशन से, है ना, मैक्सवेल इक्वेशन से क्या करते हैं हम कि अगर मान लीजिए मैटर में हो गए, एक बार ये भी लिख लीजिए कि मान लीजिए अगर मैटर में हो, मैक्सवेल इक्वेशन अभी किस में थी हम, फ्री स्पेस में। फ्री स्पेस में से तब क्या था ना, वहाँ पे मतलब कि या फिर वो जनरल इक्वेशन कह सकते हैं, वो क्या थी, हमारी जनरल इक्वेशन थी। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि अगर मान लीजिए इस मैक्सवेल इक्वेशंस को थोड़ा और मॉडिफाई करता हूँ। ठीक है, मॉडिफाई करके और इसकी वेव इक्वेशन बनाते हैं कि अगर जो नॉर्मली क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपके सनलाइट से यहाँ तक आती है तो वो जो ट्रेवल करती है उसकी क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। ठीक है, उन सब की हम बात करते हैं यहाँ पे, किस तरह से वो वेव है वो मूव करती है, वो सारी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगला टॉपिक मैक्सवेल इक्वेशन से रिलेटेड है, वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, चलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वाला ये हमने देख लिया एग्जांपल, ये हो गए सारे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इन फ्री स्पेस। इन फ्री स्पेस मीन्स कंडीशन, इन फ्री स्पेस का मतलब क्या हुआ, जब स्पेस की बात करते हो तो इसका मतलब वहाँ J इक्वल टू कितना हुआ, जीरो, और रो इक्वल टू कितना हुआ, जीरो, यानी कि वहाँ ना तो कोई करंट है और ना ही कोई चार्ज है। फ्री स्पेस यानी कि नॉर्मली हम बात करेंगे एयर के लिए या फिर निर्वात यानी कि वैक्यूम के लिए, तो उस केस के अंदर क्या है, ना तो वहाँ पे कोई सोर्स है जिससे कि करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, और ना कोई वहाँ पे कोई चार्ज है, दूसरे स्टेबल चार्ज या स्टैटिक चार्ज वगैरह कुछ भी ऐसी चीजें, ना तो मूवेबल चार्ज है और ना ही जो आपके पास स्टेबल चार्ज है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये और रो है वो आपका दोनों कितने हो गए, यानी कि करंट और जो चार्ज है वो कितने हो गए, दोनों जीरो है ना। करंट डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी जिसको बोल सकते हैं, वो दोनों के दोनों क्या है, जीरो है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी मैक्सवेल इक्वेशन की फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास डाइवर्जेंस ई थी वो कितनी हो गई, डाइवर्जेंस क्या था, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो कितना हो गया, जीरो। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन क्या हो गई, डाइवर्जेंस बी, वो तो वैसे ही जीरो होता है तो ये जीरो हो गया। थर्ड इक्वेशन क्या थी मैक्सवेल की, थर्ड थी कर्ल ऑफ ई। कर्ल ऑफ ई इक्वल टू कितना हो गया, माइनस डेल बी ऑफ, मैं सिर्फ डिफरेंशियल फॉर्म की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चौथी इक्वेशन, चौथी क्या थी, कर्ल ऑफ बी। कर्ल ऑफ बी के अंदर जे कितना हो गया, जीरो, तो जे जीरो होते ही इक्वेशन कौन सी बची है, म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट डेल ई ओवर डेल टी। ठीक है, ये इक्वेशन बची। ठीक है, चारों इक्वेशन आ गई हमारे पास यहाँ से। तो ये जो चारों इक्वेशन किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए। अब मैं क्या करता हूँ कि इस इक्वेशन पे एक बार और कर्ल लगा देता हूँ। ठीक है, इक्वेशन 3 को मैं क्या करता हूँ, एक बार और कर्ल लगा देता हूँ। ठीक है, अब कर्ल ये क्या हो गया, वेक्टर प्रोडक्ट तीनों का, तो तीनों का वेक्टर प्रोडक्ट क्या हो जाता है, माइनस और कर्ल ऑफ डेल बी ओवर डेल टी। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसका अगर कर्ल निकालेंगे तो कर्ल क्या होगा, ये बनेगा इस तरह से।
ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस, देन उसके बाद में यहाँ से, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है तो क्या लिख सकता हूँ, डेल ओवर डेल टी, इसको लिख सकता हूँ मैं कर्ल बी। ये किसके इक्वल है, डाइवर्जेंस E इज इक्वल टू 0, कर्ल B इज इक्वल टू ये रहा, ठीक है। तो यहाँ दोनों की वैल्यू रख देता हूँ, तो कुल मिला के यहाँ से क्या बन जाएगा, ये तो 0 हो गया, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, डेल स्क्वायर यानी कि लाप्लासियन ऑपरेटर हो गया, ठीक है। डेल स्क्वायर E इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बन जाएगा, माइनस डेल ओवर डेल टी, वैल्यू रखिए, तो म्यू 0 एप्सिलॉन नॉट डेल E ओवर डेल टी। ये इसके साथ, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है तो बाहर लेके इसके साथ लिख सकता हूँ, तो माइनस, अच्छा माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डेल स्क्वायर E इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बनेगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर E ओवर डेल टी, ठीक है। ये इक्वेशन किसकी बनती है, ये हम जब पढ़ेंगे वेव जो आपके पास वेव एंड ऑसिलेशन वाली जो है बुक, उस वेव एंड ऑसिलेशन की बुक में आप देखते हैं तो ये जो इक्वेशन होती है किसकी होती है, ये होती है वेव इक्वेशन। एक वेव की जो इक्वेशन होती है उस इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, वो होती है हमारे पास कुछ इस तरह से, उसका फंक्शन और जो भी यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट हो सकता है 1 अपॉन, इसको लिखते हैं वी स्क्वायर में, ठीक है, क्या लिखते हैं 1 अपॉन वी स्क्वायर, और ये होती है डेल एफ ओवर डेल टी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, वेव इक्वेशन, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, वेव इक्वेशन। और वेव इक्वेशन के अंदर जो आपके पास टी के मल्टीप्लाई में जो चीज रहेगी वो किसके, 1 अपॉन वी स्क्वायर के इक्वल है। तो ये किसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी तरफ बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेव की तरफ बिहेव कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चेंजेस है, वेव कैसी होती है, इस तरह से। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टाइम के रेस्पेक्ट में किस तरह से चेंज कर रहा है, इस तरह से उसमें चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। इस तरह से क्या होंगे उसके चेंजेस, क्योंकि इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, सोल्यूशन साइनोसॉइडल वेव होगी, यानी कि या तो कोस में या फिर साइन में क्या हो सकता है इसका सोल्यूशन, चाहे साइन कहूँ चाहे कोस कहूँ, बात एक ही, दोनों में डिफरेंस कितना होता है, अगर 90 का फेज डिफरेंस लिया हो तो साइन कोस बन जाती है, कोस साइन बन जाती है, ठीक है ना। तो कुल मिला के क्या है कि इसकी जो वेव होगी कैसी होगी, इसका सोल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का साइनोसॉइडल सोल्यूशन होगा। और उस वेव इक्वेशन से अगर इसको कंपेयर करें तो ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी किसके इक्वल आ गई कि 1 अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, या म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं। और अब हम इस फ्री स्पेस में जो वेव मोशन मूव करती है उसको वेलोसिटी कौन सी बोलते हैं, हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब ये किसके बराबर है, यहाँ पे v इज इक्वल टू सी है, तो सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और सी इज इक्वल टू कितना हो गया, ये इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जब आप इस पे वैल्यू रखोगे, इसकी वैल्यू आपको पता है, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7, ठीक है। और ये कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। इन दोनों को वैल्यू जब आप रख के इसको सोल्व करते हो तो आप एग्जैक्टली देखेंगे ये जो वैल्यू है ये लगभग इक्वल टू कितना आता है, 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड जो वैल्यू आती है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस स्पीड से आगे की ओर बढ़ता है। इसका मतलब ये किस तरफ है, ये इसके इस तरफ जो है वो आगे बढ़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। आगे समझ में, यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, सी। अब सिमिलर केस आप इसके लिए कर सकते हो, किसके लिए, आप क्या करिए, दूसरी कंडीशन में जो इक्वेशन नंबर जो 4 है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 है, इस इक्वेशन नंबर 4 पे भी आप यही वैल्यू लगा दीजिए। जैसे इक्वेशन नंबर 4 पे आप इसका कर्ल लोगे, इक्वेशन 4 का भी क्या लोगे, कर्ल लोगे, तो ये कर्ल लेंगे इस तरफ भी क्या हो जाएगा, कर्ल म्यू 0 एप्सिलॉन नॉट डेल ई ओवर डेल टी, ठीक है। तो फिर से इसको सोल्व करोगे तो ये आपको इस तरह से मिल जाएगा, माइनस ये वेक्टर फॉर्म चल ही रहा है, स्क्वायर, और देन उसके बाद में b इज इक्वल टू, ये अंदर ले जाओगे तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और डेल ओवर डेल टी, इसको लिख सकते हो इस तरह से, ठीक है। ये वैल्यू कहाँ से रखोगे, यहाँ से, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, माइनस डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट डेल ओवर डेल टी, और वापस डेल ओवर डेल टी, बी एक माइनस साइन, ठीक है, यहाँ से माइनस आया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू म्यू 0 एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर बी ओवर डेल टी स्क्वायर, ठीक है। फिर से आप इसको इससे कंपेयर, अच्छा ये एक सेकंड ना, स्क्वायर में है ना, डबल डेरिवेटिव है, ये क्या है, डबल डेरिवेटिव में, सिंगल डेरिवेटिव में नहीं है, ठीक है। तो जब आप इसका डबल डेरिवेटिव फिर से आप करते हो तो इसका मतलब फिर से आपको इक्वेशन क्या मिल रही है, बी में भी सेम इक्वेशन मिल रही है। तो बी के लिए भी अगर आप फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा, यही चीज इक्वेशन आएगी। ये भी कैसे होगा, बी भी कुछ इस तरह से ही जो आपके पास
वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होते हैं, दोनों ही जो है वो एक किसकी तरह बिहेव करते हैं, उनकी दोनों के जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, साइनोसॉइडल सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, कैसे सॉल्यूशन होंगे, साइनोसॉइडल जो है वो सॉल्यूशन होंगे। दोनों की स्पीड क्या होगी, आप इसमें भी देख लो, इसकी स्पीड भी क्या आ रही है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होते हैं, एक ही स्पीड से आगे की ओर बढ़ते हैं। और वो स्पीड कितनी होती है, इन फ्री स्पेस में होती है c के इक्विवेलेंट होती है। ठीक है, आगे समझ में यहाँ तक। अब इसके सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं, ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के इनके सॉल्यूशन होंगे ना, तो सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं, उन सॉल्यूशंस की बात करते हैं। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, वो किस में होगा, RT में होगा, है ना, RT में होगा। RT क्यों ले रहा हो, क्योंकि एक फिक्स डायरेक्शन नहीं हो सकती, 3D में किधर भी जा सकते हैं ना। मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में तो एक्स में सॉल्यूशन हो जाएगा, वाई में तो वाई में हो जाएगा, जेड में तो जेड में हो जाएगा, या एक्स वाई जेड तीनों में तो तीनों में हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, ई नॉट साइन, ठीक है, ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस डेल। ठीक है, और उसके साथ में मान लीजिए एक्स के। दूसरा बी जो होगा वो भी सेम ही रहेगा, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है सॉल्यूशन में, वो हो जाएगा बी नॉट, ठीक है, साइन के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस डेल। और ठीक है, अच्छा इसको ले लेते हैं हम जेड डायरेक्शन, मान लीजिए जेड डायरेक्शन में उस केस की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है इसमें ये चीज़ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों चेंजेस तो किससे हो रहे हैं, साइन की तरह से ही हो रहे हैं। ठीक है, या फिर कोस की तरह से ही चेंज हो रहे हैं। ठीक है, या क्या ले सकते हो आप, साइन की जगह कोस ले सकते हो, डिपेंड करता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ये फेज एंगल है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, दोनों जो दोनों के सॉल्यूशन है वो कैसे हैं, इसी तरह के सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि ई और बी दोनों क्या है, दोनों ही जो है वो साइनोसॉइडल चेंजेस हो रहे हैं। उसके साथ साथ दूसरा क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो है कुछ कंडीशंस होती है, अभी मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, इसकी क्या कंडीशन होती है उसके बारे में हम चलते हैं। तो मैं नेक्स्ट इसका जो है इसी पे आ जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से अगर मान लीजिए मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहूँ, है ना, इस इक्वेशन को थोड़ा और मॉडिफाई करना चाहे तो बी को मैं क्या करता हूँ, एस की फॉर्म में लिख देता हूँ। बी को किसकी फॉर्म में लिख देते हैं, एस की फॉर्म में। क्योंकि मुझे देखिए यहाँ पे मैं आपको डेरिवेशन बहुत ज़्यादा नहीं करवाने वाला हूँ, मैं सिर्फ आपको जो इसकी डायरेक्टली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना उन पर मैं जाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये समझ में आ गया यहाँ तक। आपको एक चीज़ और देखते हैं, ये बी और ई, अब देखते हैं कि ये इनमें इनकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए जो है कंडीशन क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है ना, उन प्रॉपर्टी की मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहली इक्वेशन हमने क्या निकाली थी, ये वाली, इक्वल टू 1/c²। ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 1/, चलो एक बार ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहे। एक बार तो हम इस तरह से लिख देते हैं, डेल और डेल t²। ठीक है, इसको क्या लिखूंगा, इक्वल में करके, तो ये भी लिख सकता हूँ 1/c² इक्वल टू 0। और ये जो पूरा ऑपरेटर है, इस पूरे ऑपरेटर को मैं इस तरह से डिनोट कर देता हूँ। ये जो पूरा ऑपरेटर है, कौन सा ऑपरेटर, यहाँ पे जो मैंने ये लिखा है, ये किसके बराबर है, ये है डेल स्क्वायर 1/c²। ठीक है, ये यहाँ पे इस पे रख दिया मैंने। इसको क्या बोलते हैं, डीएल एम्बर्टन। ठीक है, ये क्या हमारा डीएल एम्बर्टन है। ठीक है, चलिए इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। दूसरी कंडीशन, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, अब मैग्नेटिक फील्ड को क्या लिख सकता हूँ, ये इस तरह से लिख सकता हूँ, ये भी सेम इक्वेशन बनेगी। ठीक है, फिर से इसको डीएल एम्बर्टन में लिखेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन बनेगी यहाँ से। ठीक है, मेनली आपको ये दिमाग में रखनी है ना। अब मान लीजिए इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, एस की फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो एस की फॉर्म में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, एस की फॉर्म में आप क्या करोगे, एच और इसमें रिलेशन आपको पता ही है, म्यू से आपको उसमें इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के इसको एस की फॉर्म में लिखेंगे तो वापस वही कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की जो है उसकी फॉर्म में मैं लिखना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो क्यों लिखना चाह रहा हूँ, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि मैं यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हैं वो डिफाइन करने वाला हूँ, और वो जो मैं चीज़ें डिफाइन करूँगा, ठीक है, जो मैं चीज़ें यहाँ से डिफाइन करने वाला हूँ उसमें एच जो है वो इंपॉर्टेंट रोल अपनाएगा। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले हम आते हैं कि ये सारी चीज़ें इक्वेशन हमारे पास आ गई, सी मैंने आपको निकालना बता दिया। अब
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब मूव कर रही है तो कुछ ना कुछ क्या होगा, उसका मीडियम का इम्पिडेंस होगा। जो हमारा मीडियम है या निर्वात है जिसको हम यहाँ पे एयर कहते हैं, उस मीडियम का क्या होता है, कुछ ना कुछ इम्पिडेंस होता है। वो इम्पिडेंस कितना होगा, जिसे हम वेव इम्पिडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेव इम्पिडेंस। अब ये वेव इम्पिडेंस है वो कितना होगा, उसकी मुझे बात करनी है, ठीक है। तो वेव इम्पिडेंस जो होता है फॉर्मूला है, डायरेक्टली आपको दिमाग में रखना है, उसे मैं जेड नॉट कहता हूँ, और ये क्या होता है, ई अपॉन एच। कितना होता है, ई अपॉन एच। ये मेरा क्या है, इसकी फॉर्म में लिख रहा हूँ, क्या है, ई अपॉन एच। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, नॉर्मली जब आप इसकी वैल्यू यहाँ से रख के इसको सोल्व करेंगे तो ये आता है म्यू नॉट सी। कितना आता है, म्यू नॉट सी। म्यू नॉट और सी दोनों वैल्यू आपको पता है, म्यू नॉट कितना होता है, सी कितना है। जब इसको सोल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है कुछ, इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं। ये क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन, क्योंकि सी कितना होता है, सी कितना होता है, 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। कितना है, 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो आप इसकी यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, उससे आपको ये फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। जब यहाँ पे रखेंगे वैल्यू तो ये चीज़ आप फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। दूसरे पे चलिए कि यहाँ से अगर मैं एक चीज़ और, अच्छा इसको मैं सोल्व करूँगा क्योंकि ये अपने पास वैल्यू पूरी पड़ी है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है। और ये जो फिक्स होती है वैल्यू कितनी होती है, ये जो वैल्यू आपके पास आएगी ये आएगी 376.6 ओम। कितनी आएगी, 376.6 ओम जो है इसकी वैल्यू आती है, किसकी, वेव इम्पिडेंस की। और ये क्वेश्चन जो है वो कई एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछा गया है कि जेड नॉट है उसकी वैल्यू कितनी आती है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, आपको कंफ्यूज करने के लिए एक चीज़ इक्वल टू ये है 377 भी देंगे वहाँ पे, ठीक है। मैक्सिमम जो क्या करते हैं, क्योंकि ये पॉइंट क्या आता है ना, जिसको 77 मान के ये लिखवा देते हैं कि 377 बराबर लगभग 377 होगा। लेकिन ऑप्शन में अगर ये दोनों हैं तो ऑप्शन क्या होगा, ये वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा, ये ऑप्शन सही नहीं होगा। ऐसा किसी एग्जाम में किया गया था, ठीक है। तो आप ध्यान रखें कि 377 याद नहीं रखें, 376.6 याद रखें। अगर वो नहीं है तो 377 आपको लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, क्योंकि दोनों में रिलेशन है ना, ये मुझे वो पहले लिखवाना चाहिए पर कोई बात नहीं। अगर आपको मान लीजिए ई गिवन है, ठीक है, ई गिवन है और एच आपको फाइंड आउट करना है, तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ई और एच में ये रिलेशन होता है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होगी। ये क्या हो जाएगा, ये होगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ओमेगा के इंटू ई, ए के क्रॉस ई, ठीक है। क्या होगा, ई और के जो दोनों है वो क्या होगा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एच जो है वो क्या है, ई के परपेंडिकुलर, और एच और ये दोनों बराबर है, तो इसका मैं दूसरा क्या कह सकता हूँ, बी जो है वो क्या है, ई के परपेंडिकुलर। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। दूसरा, ये जो एक वेव होती है, ये वेव क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है। कौन सी वेव होती है, ट्रांसवर्स यानी कि अनुदैर्ध्य वेव। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जिस प्लेन के अंदर, जिस प्लेन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, पहले तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो जिस प्लेन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है अपना ऑसिलेशन करते हैं, ठीक है, उसके क्या होगा, परपेंडिकुलर जो चीज़ है उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर जो है ये वेव जो है वो गमन करेगी या फिर जाएगी, ठीक है। ऐसी वेव को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। तो इसकी ये कैसी वेव होती है, ये ट्रांसवर्स वेव होती है, ठीक है। दूसरा, ट्रांसवर्स वेव के साथ साथ ट्रांसवर्स में क्या होगा, जिसमें कि पार्टिकल नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को खींच के छोड़ते तो क्या होता है, स्ट्रिंग के जो पार्टिकल है, रस्सी के जो पार्टिकल है वो क्या करते हैं, इस प्लेन में ऊपर नीचे मोशन करते हैं। लेकिन वेव कैसे आगे बढ़ती है, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ती है। तो इसका मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या बन रही है वेव, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। कंडीशन कैसी वेव होती है, ये ट्रांसवर्स वेव होती है, ठीक है। एच हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। और कौन सी क्वांटिटी बची, अच्छा बी, अगर मान लीजिए बी की बात करें, आपको क्या दे रहे हैं, मान लीजिए एच की जगह क्या पूछ लिया, बी पूछ लिया कि आप बी जो है वो फाइंड आउट करके बताइए। तो बी क्या हो जाएगा, इसमें सिंपली जो है बी जो होगा वो होगा हमारे पास 1 अपॉन सी के क्रॉस ई, ठीक है। ये आप जो है फॉर्मूला दिमाग में रखेंगे, इस पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इस वाले पे आपको जो एग्जाम देने जाओगे उसके अंदर एक क्वेश्चन जो है 100% आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। ये ओमेगा क्या है, ओमेगा आप जानते हैं, ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो अपन जानते हैं क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, बी और सी में, तो इसका मतलब यहाँ से क्या हुआ, ये तो क्या है, यूनिट वेक्टर। तो अगर मान लीजिए बी नोट जो इसके एम्पलीट्यूड की बात करूँ तो वो क्या होगा, ई नोट का ई प्राइम होगा। तो इसका मतलब क्या है,
कि बी नोट जो है ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड के क्या है 1/c टाइम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड का जो है वो एम्पलीट्यूड बहुत कम है इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में। आप देख सकते हो ना 1/c टाइम्स है उसका, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बहुत ज़्यादा है मैग्नेटिक फील्ड। अब मान लीजिए उल्टा देते हैं आपको कि ई आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, ई आपको फाइंड आउट करना है। तो उस केस में कैसे करोगे, तो उस केस में क्या हो जाएगा -c k क्रॉस ई, ठीक है, सॉरी k क्रॉस बी। अगर आपको b गिवन है और e पूछा तो आप क्या करोगे -c k क्रॉस b। अभी मैं इसका क्वेश्चन करा दूंगा कैसे हम सोल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो कुल मिला के आपको मैक्सिमम जो कंडीशन है वो मैंने आपको दे दी है। दूसरा, यहाँ जो हम k लिखते हैं, है ना, अभी मैंने आपको जो सॉल्यूशन लिखाए थे उस सॉल्यूशन में मैंने आपको जो k लिखाया था उस k का मतलब क्या है ना, सॉल्यूशन में मैंने आपको क्या लिखाया था k का मतलब है प्रोपेगेशन कांस्टेंट, जिसे हम लिखते हैं 2π/λ। वेव अगर है तो उसकी क्या होगी, लैम्डा कुछ होगी, ये क्या है 2π/λ। तो इस k का मतलब क्या है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट। ये वो दिखाता है, इस k कैप का मतलब ये है कि ये वो डायरेक्शन है जिधर वेव मूव करती है, वेव जो मोशन करती है उसकी क्या है डायरेक्शन है ना। k का मतलब क्या है कि जिस तरफ वेव मोशन करती है ये उसकी क्या है डायरेक्शन होगी, पहली बात तो, ठीक है। दूसरा, अगर मान लीजिए कुछ कंडीशन में लिख देता हूँ ना कि मान लीजिए kx - ωt लिखा है, ठीक है, या ωt - kx लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि वेव किस डायरेक्शन में है, x + x डायरेक्शन में है, या r की फॉर्म में लिख देते हैं ताकि आपके पास कुछ भी हो सकता है ना। तो इसका मतलब क्या है, +r डायरेक्शन में क्या जा रही है, वेव मूव कर रही है। अगर मान लीजिए आपको उसका फेज वाला जो चीज मिलती है वो प्लस में मिलती है ना, इस तरह से है, प्लस में है, इसका मतलब क्या है, अब दोनों ही हो सकता है, ωt आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है ना। अगर इस फॉर्म में अगर लिखी हुई है वो, तो इसका मतलब क्या है -r डायरेक्शन में क्या जा रही है, वेव जा रही है। क्यों, क्योंकि आप इसका अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो dr/dt क्या मिलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ से। अगर मान लीजिए मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, kdr - ωdt = 0। इसको उस तरफ ले जाइए तो आपको क्या मिलेगा, dr/dt = ωk। ये क्या मिल रहा, पॉजिटिव मिल रहा। लेकिन इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन में क्या आएगा, kdr, ठीक है, kdr -ωdt, या ऐसे लिख देते हैं प्लस में ωdt, है ना, बाद में ले जाते हैं उसको। तो क्या आपको क्या मिल जाएगा कि dr/dt जो वेलोसिटी मिल रही है वो क्या मिल रही है -ωk। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से जो चीज मिल रही है वो क्या मिल रही है, माइनस में मिल रही है। तो इसका मतलब ये वेलोसिटी क्या आ रही है, माइनस, तो इसका मतलब उल्टी डायरेक्शन में जा रही है, तो -dr/dt। तो इसका मतलब प्लस आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है। माइनस आ रहा है इसका मतलब क्या है, वेव की डायरेक्शन जो है वो जिस डायरेक्शन में वो लिखा हुआ है उसी डायरेक्शन में आगे वेव जा रही है, ठीक है। ये हो गया कुछ कंसेप्ट। इसके अलावा और क्या चीज हो सकती है जो देख लेते हैं कुछ। अच्छा, एस है, ठीक है। अब आते हैं हम पॉइंटिंग वेक्टर पे, ठीक है। तो पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और कई एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। पॉइंटिंग वेक्टर से हम डिनोट करते हैं एस से, और ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास E क्रॉस H। क्या होता है, E क्रॉस H। अगर इसको B की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, E क्रॉस H को अगर मान लीजिए मैं B की फॉर्म में लिखता हूँ तो सिंपली क्या हो जाएगा, H और B में क्या रिलेशन होता है, H = B/μ0, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, E क्रॉस B, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ और हमें पता है, क्या पता है, इसकी वैल्यू हम जानते हैं, B की वैल्यू हम जानते हैं। B और E में रिलेशन अभी हमने निकाला था 1/c टाइम होता है, तो 1/c टाइम रख के इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये डायरेक्टली हो सकता है अगर E और B दिया हुआ है। दूसरा, अगर मान लीजिए आपको ये नहीं दिया हुआ है ना, आपको क्या दिया हुआ है, B दिया हुआ है, तो B E में क्या रिलेशन है, E0/c के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, उसको E/c के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में। तो कुल मिला के S को और आगे अगर हम सोल्व करना चाहें, है ना, इसको अगर मान लीजिए आपके पास सिर्फ एक फील्ड दिया हुआ होगा, नॉर्मली क्या होगा, जो भी क्वेश्चन देंगे उसमें दोनों नहीं देंगे आपको, एक फील्ड देंगे। जब एक फील्ड देंगे तो उस केस में उसको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, ये सॉल्यूशन लास्ट में जो इसका सॉल्यूशन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में वो मैं लिख देता हूँ आपके पास डायरेक्टली। ये आएगा E² n कैप, क्योंकि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, किस तरफ जाएगा, n कैप। n कैप का मतलब क्या है, जिस तरफ वेव प्रोपोगेट कर रही है, जिस तरफ आपकी वेव प्रोपोगेट कर रही है उसी डायरेक्शन में क्या करता है, ये S जो है वो इसकी डायरेक्शन होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो एनर्जी है इसके अंदर, है ना,
जो आपकी वेव है उसके अंदर जो एनर्जी है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितनी एनर्जी जो है वो इंसिडेंट हो रही है किसी भी सरफेस पे, वो हम किससे देते हैं, इस एस से यानी कि पॉइंटिंग वेक्टर से देते हैं। ठीक है, एक तरह से क्या है, एनर्जी जो फ्लो है उस एनर्जी फ्लो को कौन बताता है, एनर्जी फ्लो को ये हमारा एस जो है वो एनर्जी डेंसिटी फ्लो को, है ना, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ले रहे हैं इसको, तो इसका मतलब ये क्या बताता है, एनर्जी डेंसिटी फ्लो जो है उसको बताता है। ठीक है, अच्छा इसको आगे और सोल्व कर सकते हैं, क्या सोल्व कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए इसका एवरेज निकालना है, ठीक है, एवरेज निकालना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एवरेज क्या होगा बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड किस में आ रहा है, कोस और साइन में, कोस और साइन का एवरेज कितना होता है पूरे एक इंटीग्रल के लिए, स्क्वायर का, कोस स्क्वायर या साइन, अब क्या रखोगे यहाँ पे, ये तो क्या है पूरी वेव है, इसका अगर मान लीजिए मैं ई निकालना चाहूँ तो ई क्या होता है हमारे पास, ई नॉट साइन ओमेगा समथिंग कुछ फंक्शन, साइन में कुछ फंक्शन है, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, एक तो ई नॉट अपॉन जेड नॉट, इसका क्या मिलेगा साइन स्क्वायर का जब आप इंटीग्रल करते हैं पूरा एक उसके लिए या फिर उसका एवरेज निकालते हैं तो एवरेज कितना होता है, साइन और कोस का कितना होता है 0, लेकिन साइन और कोस के स्क्वायर का कितना होता है 1/2, ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये 1/2, ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आपको क्या गिवन है, देखिए अगर आपको वेव गिवन है तो आप इसमें रख के सोल्यूशन करेंगे, अगर आपको एम्पलीट्यूड गिवन है तो आप इस तरह से निकालेंगे, एवरेज पूछा तो ये निकालेंगे, बाकी सब चीज़ें ये है ही, ठीक है, तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ से हो गई है। अच्छा इसको और लिख सकते हैं, आरएमएस की वैल्यू में क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ से देखिए इसकी क्या निकालना मुझे, आरएमएस वैल्यू, तो आरएमएस वैल्यू में क्या करते हैं, जो आरएमएस होता है वो क्या होता है, ई नॉट अपॉन रूट 2, ठीक है, तो इसका मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं इसको कि आरएमएस का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, ई नॉट स्क्वायर बाई 2, तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, ई आरएमएस स्क्वायर अपॉन जेड नॉट। तो देखिए आपको डिपेंड करेगा, आपने जितनी भी फिजिक्स पहले पढ़ी हुई है छोटी छोटी चीजें, वो सारी की सारी यहाँ यूज होकर हमने इस तरह से इसको सोल्व कर लिया है, ठीक है, आगे समझ में, मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई समस्या होनी नहीं चाहिए वैसे, ठीक है। तो अब जो है मैं एक बार टाइम देख लेते हैं कितना हो गया हमारा, उसके बाद आगे देखते हैं, टाइम अभी है हमारे पास, तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं जो आपको न्यूमेरिकल यहाँ से अभी तक जो पूछा मैंने सारा का सारा थ्योरेटिकल पढ़ाया है, और ये थ्योरेटिकल जो फॉर्मूले डायरेक्ट पूछे जाएंगे आपको, ये जितने भी चीजें हैं वो क्या होंगे, डायरेक्ट पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल जो है आपको इस पे मिल सकता है और इस पे मिलेगा ही मिलेगा, इंपॉर्टेंट मैंने आपको लगवाया, तो इसका एक मैं न्यूमेरिकल करके बताता हूँ कि आपको कैसे सॉल्व करना है, देन उसके बाद इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ई जो है वो है ई नॉट कोस ओमेगा टी, सॉरी के जेड माइनस कोस ओमेगा टी, के जेड माइनस कोस ओमेगा टी प्लस डेल और एक्स के, ठीक है, ये दे रखा है। तो अब आपको क्या पूछा है कि बी कितना होगा, क्या पूछा है, बी की वैल्यू क्या होगी, ये आपको पूछा गया है। अब आप एक चीज यहाँ से दिमाग में रखेंगे, देखो वेव की इक्वेशन को देखने का तरीका क्या है, सबसे पहले जब आप यहाँ जाओगे ये चीज क्या शो कर रही है, ये आपको वेव किस डायरेक्शन में मूव कर रही है वो बताएगी, ठीक है, तो इसका मतलब के के साथ जो चीज है वो क्या बता रही है आपको कि वेव की डायरेक्शन क्या है, तो वेव की डायरेक्शन क्या है, जो वेव की डायरेक्शन है वो है हमारे पास जेड डायरेक्शन, ठीक है, तो इसका मतलब के केप क्या होगा, के केप मेरा होगा वो होगा जेड केप, ये दिमाग में रखेंगे, ठीक है, के केप आपको कहाँ से मिलेगा, वो इससे मिलेगा, ठीक है। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका है वो किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में जो है वो वाइब्रेशन कर रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में वाइब्रेशन कर रहा है, इस डायरेक्शन में, एक्स केप डायरेक्शन में, ठीक है, तो मैं ई केप अगर लिखना चाहूँ तो वो क्या होगा मेरे पास, एक्स केप होगा, या इसकी लिखने की जरूरत नहीं, आप तो सिर्फ अभी क्योंकि हम सॉल्यूशन करेंगे क्योंकि के केप निकालना बड़ा जरूरी है, तो हमारे पास बी जो है वो क्या हो जाएगा 1/c के केप क्रॉस ई, यही था, के केप हम निकाल चुके हैं, यहाँ लिख दीजिए 1/c जेड केप क्रॉस ई कितना है, ई नॉट कोस के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस जेड और साथ में एक्स के, ठीक है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो ई नॉट अपॉन सी कोस के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस डेल, अंदर क्या है इधर जेड केप क्रॉस
ठीक है, जेड कैप क्रॉस ई, तो आप देखिए क्या बनेगा, एक्स वाई और जेड, इधर चलते हैं, है ना। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स को वाई से करोगे तो जेड, वाई को जेड से करोगे तो एक्स, हमारे पास क्या है जेड इंटू एक्स, तो जेड इंटू एक्स करोगे तो क्या मिलेगा आपको, वाई मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा बी आएगा वो बी क्या आएगा, अपॉन सी कोस के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस डेल, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, वाई कैप, है ना। तो यहाँ से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में वाइब्रेशन कर रहा है, एक्स कैप डायरेक्शन में, ये किस में कर रहा है, वाई कैप डायरेक्शन में, ठीक है। वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, जेड में, तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांसवर्स है ना, ई और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या है, के है, ई और बी दोनों के परपेंडिकुलर कौन सा, के, तो इसका मतलब क्या है, ये एक ट्रांसवर्स वेव हुई, ठीक है, पहला। अब इसका मान लीजिए उल्टा दे दिया आपको क्वेश्चन, आपको बी गिवन है इस तरह से और ई निकालना है, तो क्या करोगे, उसका उल्टा चलोगे, ठीक है, वो भी करके देख लीजिए, सेम आना चाहिए ना ये। अब आपको बी गिवन है, ई निकालना, तो ई क्या था हमारे पास, ई था माइनस का सी के क्रॉस बी, है ना, इससे उल्टा चल देते हैं, ये आपके पास बी है तो ये यहाँ रखेंगे आप, तो माइनस सी और के कैप कितना है, यहाँ से देखिए के कैप वही जेड आ रहा है, जेड आ रहा है मतलब जेड कैप आएगा, ये लीजिए जेड कैप इंटू ये हो जाएगा ई नोट और सी कोस के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस डेल, और साथ में आ रहा है वाई कैप, तो सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या जाएगा ई नॉट विद माइनस साइन और कोस के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस डेल, ये बचेगा जेड कैप और वाई कैप, जेड कैप वाई कैप किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस एक्स कैप के, तो माइनस एक्स कैप से ये माइनस से माइनस किस में हो जाएगा, प्लस के अंदर, तो क्या मिलेगा ए नॉट कोस के जेड ओमेगा टी प्लस, अच्छा एक्स कैप, ठीक है, यही था जहाँ से वही अपन वापस ले आए, ठीक है। तो कुल मिला के आपको इन दोनों जो है हमारे पास बड़ा सिंपल सा होता है ये, लेकिन समस्या क्या है कि यहाँ तक हम पहुँचते ही नहीं है, ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखना मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, ये आपको एग्जाम में मिलेंगे। अगर वेव की डायग्राम बनाना चाहेंगे तो डायग्राम कैसा बनता है वेव का, इस तरह का, ठीक है। ये कौन सी डायरेक्शन है, मान लीजिए ये जेड डायरेक्शन है, ठीक है, ये जेड है, ये एक्स है, ये वाई है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से होगा, फिर इस तरह से होगा थोड़ा सा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कुछ इस तरह से, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इधर जा रहा है इस तरह से, मान लीजिए वाइब्रेशन, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड के इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है। वेव खुद पूरी किधर प्रोपोगेट हो रही है, जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है, ये हमारा क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी है और साथ के साथ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक, दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सी जा रही है, वेव पूरी की पूरी प्रोपोगेट हो रही है, ठीक है। और मैं देख लेता हूँ कोई चीज़ ऐसी हो जो इसमें छूटने वाली हो तो, हाँ अच्छा, एनर्जी डेंसिटी भी है अगर हम देखना चाहें यहाँ पे, तो ये तो मैंने उस पर न्यूमेरिकल करवा दिया। अब मान लीजिए आपको इसमें एनर्जी डेंसिटी के बारे में पूछे, है ना, एस जो क्या है वो तो पर यूनिट टाइम है, अब पर यूनिट टाइम की बात नहीं करें, हम किसकी बात करें, एनर्जी डेंसिटी की। तो यहाँ पे एनर्जी दो तरह की, एक तो कौन सी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी है ई, ठीक है, वो आप पढ़ चुके हो, वो क्या होती है, तो वो होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, है ना, पढ़ाया। इसी तरह से मैग्नेटिक की वजह से कौन सी होगी, यू एम हाफ बी स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गई, ये हो गई एनर्जी डेंसिटीज, ठीक है, दोनों की वजह से। अब इसके साथ साथ दूसरा क्या देखना है, इसके साथ अगर मान लीजिए मैं इसको क्या करता हूं कि इसको एस की फॉर्म में भी लिख सकते हो ना, एस की फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ताकि एक जैसे दिख जाए दोनों, ठीक है, ये तो इस तरह से मिल जाएगी। अब अगर मान लीजिए इन दोनों का मुझे क्या निकालना है, इन दोनों का अगर मान लीजिए मैं निकालता हूं हाँ, इन दोनों का मान लीजिए अपन लेते हैं अनुपात लेते हैं, है ना, तो अनुपात लेंगे तो क्या होगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपको, है ना, और ये बन रहा है हमारे पास
एच स्क्वायर, ठीक है। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू और ए स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब आप यहाँ देखिए ई और एच में हमने रिलेशन फाइंड आउट किया, ई और एच में क्या रिलेशन होता है, ई और एच में रिलेशन फाइंड आउट किया ना, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में देखेंगे तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में अगर हम देखते हैं तो ये किसके बराबर होता है, अगर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में देखें तो आप देखिए कि ई अपॉन एच थोड़ी देर पहले फाइंड आउट किया था, वो कितना था, वो था हमारे पास म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, निकाला था ना किसमें, जेड वाले फॉर्म में, ठीक है। क्या ऐसा, म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दोगे तो क्या मिल जाएगा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट मल्टीप्लाई म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, स्क्वायर करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कुल मिला के 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ पर यूनिट वॉल्यूम, ये एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी है ना, पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी, ठीक है। तो पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक एनर्जी और पर यूनिट वॉल्यूम में मैग्नेटिक एनर्जी दोनों क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। दोनों की जो वैल्यू क्या होती है, इक्वल, क्योंकि जब हमने इसको इसे डिवाइड किया तो कितना आ रहा, 1, तो इसका मतलब दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, सब फ्री स्पेस के लिए चल रहा है अभी सारा का सारा, हम इस तरह से कंडक्टिंग स्पेस में भी हम चलेंगे, ठीक है। तो फ्री स्पेस में क्या हो रहा है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, ठीक है। टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल जो एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी वो क्या हो जाएगी, U इक्वल टू यू इक्वल टू यू ई प्लस यू एम, और दोनों क्या है, यू ई और यू एम दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ इसमें, 2 यू ई लिख दो और चाहे 2 यू एम लिख दो, ठीक है। तो दोनों ही आंसर हो सकते हैं। यू का क्या हो सकता है, इसको 2 टाइम्स करोगे तो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर इक्वल करके मैग्नेटिक फील्ड में लिखना चाहें तो म्यू नॉट एच स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज बहुत सारी हमने इक्वेशंस वगैरह देखी है, तो उन इक्वेशंस को आप दिमाग में रखें। न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, जो कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो हमने देख लिया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और ये जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया था थोड़ी देर पहले, ये कई बार नेट में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आप उस इक्विवेलेंट आगे हैं, और मैंने इसमें फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर है उसमें भी ये चीज़ देखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाली, ठीक है। इनमें एक चीज़ देखे दूसरी चीज़ पूछना, तो ये चीज़ आप दिमाग में रखें। और ये जो सारे के सारे जो फॉर्मूले आज हमने पढ़े हैं, ठीक है, ये सारे के सारे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, या फिर जो कह सकते हैं कि डायरेक्ट याद रखने वाली चीज़ें हैं, जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है। कहाँ से, जो आपका पीजी का जो पोर्शन है वो वाला सारा चीज़ है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।